तो सभी पार्टियों ने, सभी लोगों ने बड़ा जमखम करके पूरा प्रयास कर लिया। अलग अलग अपना अपना वादे कर दिए। किसी ने लाडली को तो किसी ने लाडले को, मतलब लगभग लगभग सभी को मनाने का प्रयास किया। क्या मेरी आवाज आ रही सब ठीक है? अब जो एक बड़ी बात है, एक मिनट सॉरी, एक आप आवाज चेक कर लेते एक बार। क्या सभी? हाँ चलिए, आवाज आ रही है। अब सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाएंगे। आज का सेशन जो है सिर्फ आपसे बात करने का है। आपके जो कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है। आज चूंकि आप सबको पता है 15 है, कल 16 और परसों 17, कुल मिलाकर के हमारे पास इस 3 दिन है। और इस 3 दिन के बाद एक नई सरकार का आगाज होगा। वो सरकार कितने हद तक हमारे साथ है और कितने हद तक हमारे से खिलाफ है, ये चीज आपको पता चल जाएगी। वैसे भी जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, अभी उस सरकार ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, अच्छे से आपको कोई मतलब कोई किसी से छुपा नहीं है। हेलो सर, नमस्कार। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हम बिंदुवार बात करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का इलेक्शन, और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में युवाओं का सिलेक्शन। आप सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी राय भी रख सकते हैं कि भाई आप लोग किधर जाना चाहते हैं, मतलब आप किसे नया अपना सीएम देखना चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, जो भी आपको। और लाइव चैट है तो लाइव चैट में रख सकते हैं। जब भी हम किसी चुनाव में जाते हैं, चुनाव जो हमारे लोकतंत्र का एक नहीं कहते जैसे त्योहार होता है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, हर दीपावली, हर मुहर्रम, किसी भी त्योहार से बढ़ करके किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसे कहते हैं हमारा लोकतंत्र का त्योहार। अब उस लोकतंत्र के त्योहार में आप देख रहे होंगे लगातार 3-4 दिन से 5 दिन से पार्टियां चल रही हैं। हर जगह जगह पर नोट बरस रहे हैं, कहीं गिफ्ट मिल रहे हैं, कहीं लाडलियों को तो कहीं लाडलों को, सबको मिल रहे हैं, बस सिवाय बेरोजगार बेचारों को छोड़ करके, क्योंकि बेरोजगार के लिए एक लाइन लिख दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, अच्छा। पहला हमारा एक सिस्टम में हो गया कि हमें अभी वर्तमान में इन सभी लोगों को देखते हुए चुनाव वोट डालना है, क्योंकि आपके पास जो कैंडिडेट आएगा वो किसी न किसी पार्टी का जरूर होगा, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का होगा, पर आएगा जरूर। और यही बोलेगा कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपको ये करके दूंगा। अब हमारे पास 3-4 विकल्प है, सिर्फ तर्क के आधार पर। वोट डालने से पहले जब आपका बटन चले, जब आपकी उंगली चले, 4-5 चीजें सोचने का प्रयास जरूर करिएगा। पहला, धर्म से हट करके कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सबसे बिल्कुल हट करके। दूसरा, जातिवादिता से हट करके। और तीसरा, मूर्खता बिल्कुल मत करना, क्योंकि भले आपके घर में किसी ने कितनी गड्डी नोट दे गया है, वो इसलिए नहीं दे गया कि वो आप पर प्यार जुटा रहा है, बल्कि इसलिए दे गया है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आपको आज 1,000 रुपए दे रहा है तो आपके और आपके परिवार के हक का वो 1 लाख रुपया चाटेगा। आज वक्त है कि हमें सोचना है कि हम जिस लोकतंत्र में या जिस लोकतंत्र की पूजा करने वाले हैं, जिस लोकतंत्र में हम शामिल होने जा रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि क्या ये वास्तविकता में ये हमारे लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ इनके पास प्लान है, कोई प्लान है कि नहीं है। और जो वर्तमान सरकार है उसने हमारे साथ क्या क्या किया वो भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। कितने रोजगार दिए, कितनी भर्तियां दी, कितना हमारे भविष्य को उज्जवल किया, कितने का वादा किया, कितना उसे अचीव किया, कितना हमें प्रताड़ित किया, कितने हमें तंग किया। प्लीज बेटा, सभी लोग, मेरे सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है, इन चीजों को ना भूलें। कोई आपके घर आता है और आपके घर में आकर के माता पिता को एकदम बेवकूफ बनाता है कि टेंशन ना लीजिए चाचा, आपके घर में 4 बोरी सीमेंट पहुंचा दी गई हैं, आपके जिज्जी और जिज्जा को जो है वो
एक हजार 1500 रुपए दे दिए गए हैं, तो क्या वास्तविकता में हम 5 साल का भविष्य उनके हाथ में रखते हैं? बेटा सिर्फ 5 साल का भविष्य हाथ नहीं रखते हैं, सच्चाई बताऊं हम अपनी पूरी जिंदगी हाथ में रखते हैं। ऐसा कैंडिडेट जो आने वाले 2 से 3 साल में अपनी उम्र को पार कर लेगा, वो किसी सरकारी नौकरी की योग्य नहीं बचेगा, तो क्या वास्तविकता में हमें उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? ये सबसे ज्यादा जो कैप्चर कर रहे हैं हमारे परिवारों को कैप्चर कर रहे हैं। और हम सभी जितने भी लोग हैं किसी न किसी परिवार से कनेक्टेड हैं। और हमारे परिवार का कैसे माइंड वॉश करते हैं आपको अच्छे से पता है, दारू से। देखो आज की जो वीडियो बनी है बहुत अवेयरनेस की वीडियो है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं, अपने अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, और नीचे स्टेटस में एक ही चीज लिख सकते हैं, वोट देने से पहले ये जरूर सोचें क्या वास्तविकता में हम जो मतदान होता है, क्या हम मत विक्रेता बनने वाले हैं? क्या ऐसा है कि ये मत क्रेता है? क्या इन्होंने हमारी औकात सिर्फ 1000 रुपया 1500 रुपए में काउंट कर दी? क्या इन्होंने हमारे घर के वोट की कीमत कुछ हजारों में लगा करके हमारी जिंदगी को नासूर बनाने के लिए निकल पड़े हैं? क्या इनको लगता है? और मैं आपको कुछ राज्यों की जनता के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान की चर्चा करूं, छत्तीसगढ़ की चर्चा करूं, कुछ राज्यों की जनता इतनी शानदार है, वो कितना भी कोई कोशिश कर ले वो हर साल सरकार को बदलती है। उससे 2 फायदे अच्छे होते हैं। जब कोई भी सरकार लंबे समय तक रहती है तो तानाशाही आ जाती है उसके अंदर। आप अक्सर देखना आपके क्षेत्र का जो विधायक कई सालों से है वो अपने आप को बाप समझने लगता है। सुनो मत करो सर, अनूपपुर में तो कहानी ही बन गई, लड़ाई कर रहे हैं लोगों की। अच्छा तो मैं आपको बता रहा, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, जिनके घर हम जाते थे और लठ बजवाते थे, जिनके हम घर जाते थे और लोग हम पर लठ बजवाते थे, आज वो हमारे घर पर आए हैं ये कहने के लिए विकास विकास विकास। जिन्होंने आपके भविष्य को एकदम अखंड तरीके से विनाश किया है, वो सब विकास की बातें लेकर के आते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना आप सभी से आग्रह है कि 17 नवंबर है, पैसा कौड़ी जो आपको दिया है नहीं दिया वो पता नहीं जो है, पर मेरा जो सलाह है, मेरा जो आप सभी मेरे मित्र हैं और इस प्रदेश का मैं नागरिक हूं, इस देश का नागरिक हूं, इस प्रदेश का निवासी हूं, तो मैं इस देश का नागरिक होने के नाते और इस प्रदेश का निवासी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है अपने दोस्तों से अपने दिल की हाल, अपने जो चल रहा है उसको शेयर करना, आप लोगों से बात करना, और हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक के बाप का मध्य प्रदेश नहीं है, हम सभी ने मिलकर बनाया है, हम सभी के बाप दादाओं ने मेहनत की है। और जब सुबह से लेकर शाम तक हम सामान खरीदते हैं, जिस टैक्स से ये नेता मंत्री अधिकारी सब पलते हैं, इनका पालन पोषण होता है, ये सिर्फ हमारे सभी के टैक्स से होता है। ऐसा नहीं कि कोई इनके घर में कोई खदान है, कोई बढ़िया में ऊपर कितनी बड़ी लखटंडगिरी दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये हमारे पर। अब एक चीज बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके क्षेत्र में कौन कितने साल से विधायक है, कौन कितने साल से मंत्री है, सारा का सारा खेला हो जाना है 17 नवंबर को। अब आपको समझाना है अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस को, अपने लोगों को कि प्लीज मेरे भाई, दारू में अपनी वोट को नहीं बेचना है। मैं देखा हूं काफी सारे पैसे बट रहे हैं, घरों में लोग जा रहे हैं, ये पैसा नहीं है, ये विनाश है। और पैसा अगर देते भी हैं, गिफ्ट है, इन्होंने हमारा बहुत साल तक लूटा है, तो कुछ देते रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तोहफा है। लेकिन उस तोहफे के बदले में मतदान को मत विक्रय मत करिएगा, क्योंकि मतों को बेचा नहीं जाता है। सर 5000 भी ले लो पर वोट नहीं देने जाना है। नहीं, वोट देने जानो। देखो क्या है, मैं एक बात बता दूं, वोट देने ना जाने से एक घाटा होता है, क्योंकि वोट नहीं देने जाने से आप अपना जो कीमती वोट है वो किसी का भविष्य बना सकता था, किसी को पलट सकता था। तो हमें वो चीजें याद रखने में वो एक लाठी याद रखनी है, इन्होंने हम पे कितनी लाठियां बरसाई। हमारे खैर बहुत सारे जो मित्र हैं किसी न किसी पार्टी में शामिल हो गए हैं, कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो उन्हीं पार्टियों में शामिल हो गए जिन्होंने पर लठ बरसाए हैं।
वो उनकी अपनी निजी धारणा है, मैं उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। पर हमें नहीं भूलना है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमें नहीं भूलना है कि कोरोना काल के बाद से लेके अब तक क्या हुआ है। हमें नहीं भूलना है कि जब भांजे भांजियां और बहनें, लाडली बहनें जब कोरोना काल के संकट में थी तो गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर था, और जब मामा संकट में आए तो उन्होंने सिलेंडर 450 रुपये कर दिए। ये कितने दिन के लिए पता नहीं। पटवारी घोटाला आपको जीता जागता, सिर्फ पटवारी घोटाला नहीं, जेल प्रहरी में घोटाला हुआ है। किसी ने आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि कम पोस्ट थी। फॉरेस्ट गार्ड में भी जो और भी जो भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड जेल के, अभी तो तुम देखना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की जो जेलर की भर्ती है दबा दबा करके बिकी है, गजब तरीके से। अभी जब रिजल्ट आएगा तब तुम देखना रिजल्ट रुका क्यों है। आप सबको पता है रिजल्ट रोकने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सीटों को बहुत गजब तरीके से बेचा है। एमपी पुलिस का जो रिजल्ट अभी आने वाला है उसमें आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छी बात है कि आज आप लोग सजग हो चुके हैं। आज वो रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनको पता है कि अगर किसी दूसरे सेंटर से अगर धांधली निकल आई तो चुनाव पर सीधे इफेक्ट पड़ेगा। आज हम प्रदेश में एक समुचित तरीके से भर्ती नहीं कर पा रहे। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, एक उन्होंने जो भर्ती परीक्षा को सही तरीके करने के लिए, भर्ती परीक्षा के जो खिलाफ जो लोग स्कैम करेंगे उनके लिए जो उन्होंने नियम बनाने का जो प्रस्ताव किया, काफी काबिल तारीफ है, मैंने पढ़ा उसमें। और हर साल एक भर्ती हो सके, एक अलग से एक आयोग बनाने की, बहुत अच्छी बात है। ये एक विजनरी स्टेप है। मैं उम्मीद किया था शायद इस बार बीजेपी जो है पार्टी भी कुछ ऐसा मैनिफेस्टो लेके आएगी, लेकिन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने सिर्फ 2 ही चीज दिखाई है, लाडली बहना लाडली बहना, मतलब 1550 रुपए देकर सत्यानाश कर दो बाकी। ठीक है, अब एक तमाम चीजें हैं, तो अब एमपीएसआई की बात हो, तमाम किसी चीज की बात हो, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये तमाम जितनी भी घटनाक्रम है सरकार से अछूती नहीं, सरकार को सब पता है, पर सरकार के मुख्य एजेंडे में हम युवा नहीं है। इसलिए हम युवाओं को इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेनी। हम सभी युवा संकल्प लें कि हम सभी वोट डालने जाएं, मैं भी जाऊंगा वोट डालने, आप सभी वोट डालने जाएं, अपने वोट के कीमत को पहचानें। खैर मेरे घर में तो कोई किसी के मजाल नहीं कि मेरे दरवाजे पर आकर के वोट खरीदने का प्रयास कर सके। उन्हें पता है कि यहाँ पर वोट बिकाऊ नहीं है, झापड़ पड़ेगा खींच करके लापा। हमारे यहाँ तो बस यही है, आते हैं वकील साहब नमस्कार, नमस्कार सर, हमें सपोर्ट करेंगे। हम तो 2 ही सवाल पूछते हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि सरकार को हमेशा बदलते रहना चाहिए, और सरकार को जो जनता बदल के रखती है उस प्रदेश का भला हमेशा होता है, क्योंकि जब एक पार्टी बेरोजगार होती है तो उसे बेरोजगारों का एहसास होता है। और मुझे आज भी जुमला याद है, जब बीजेपी गवर्नमेंट 2018 में बेरोजगार हुई थी तो छाती पीट पीट करके रो रही थी ये कहते हुए, जो रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमें निजात चाहिए भाई झूठे वादों से। इतना झूठ बोलते हैं लोग, भर्ती निकालते नहीं और कह देते हमने 1 लाख पदों पर भर्ती कर दी, रिक्रूटमेंट आई नहीं और पता नहीं इन्होंने भर्ती कहां से करते, आंकड़े कहां से लाते हैं खुद नहीं पता। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सोचो उनका क्या हाल होता, मतलब इतने बड़े संवैधानिक पद में बैठने के बावजूद भी सीएम से लेकर पीएम तक कितना झूठ बोलते हैं। मतलब कुछ भी, एक सीएम और एक पीएम की गरिमा होती है जो उनका स्टेटमेंट होता है। आपको याद हो आज से 2-2.5 साल हो गए मध्य प्रदेश की भर्ती, मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए, क्यों ऐसा फालतू बोल देते हो यार, जो नहीं करना है तो फिर। तो प्लीज अपने प्रदेश को हमें संभालना है, इस प्रदेश के भविष्य हम हैं, वर्तमान भी हम हैं, और आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर और शानदार भविष्य देना है, अच्छे नेता देना है। तो सबसे पहले फर्जी नेताओं की छुट्टी करनी पड़ेगी, इनको बताना पड़ेगा कि आपके झूठे वादे और झूठे स्पीच अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले, क्योंकि वो समय नहीं है जब लोगों को पता नहीं था। आज तो युवा एक एक इनकी क्लिप रखा हुआ है काट काट करके, इन्होंने तब क्या बोला था और अब क्या बोला। ऐसा क्या अब मजबूरी आपकी पड़ती है? तो ये हमें थोड़ा सा चीजें समझनी है।
कि हम काम करें, तमाम लोग हैं जो भी, और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलते चलते बीएड डीएड के बारे में बता दूं, बीएड डीएड का 21 नवंबर को सुनवाई हियरिंग है। सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया, तो हो सकता है अभी एक डेट और उस पर आगे बढ़े। सभी जितने बीएड वाले हैं अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखिए, क्योंकि अभी तक जो कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं वो गलत तरीके से रखे गए हैं, आधा अधूरा काट कूट के रखा गया है, पहला। दूसरा, 40-50% वाले बच्चों को बता दें, जैसे रूल बुक आती है तो जिन लोगों ने भी याचिका लगाई है सब तक पिटीशन नंबर पहुंच जाएगा, क्योंकि पिटीशन सबकी लगा दी गई है। हम सोच रहे हैं जब तक पिटीशन लगा दी गई हैं, नई सरकार बनते ही हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए 40-50% को लेकर के, तो सरकार जो है हमारे पक्ष में आए, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। दूसरा, एमपीएसआई को लेके, पटवारी को लेके तमाम जो भी अपडेट्स हैं, नई सरकार बनते ही ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और एक बार बात बता दूं, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार, मैंने दोनों के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन जितना मतलब भीभत्स रूप और जितना निर्दयता से दमन करती है बीजेपी सरकार युवाओं का, मैंने कांग्रेस में ऐसा नहीं देखा था। कांग्रेस ने जब भी युवाओं के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ है, कांग्रेस कभी भी उन पर एफआईआर नहीं दर्ज करवाई है। मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ, कमलनाथ के सरकार के समय भी आप और याद होता, अपन लोग जो है एमपी नगर में सीधे बोर्ड ऑफिस पर किए थे, लेकिन पुलिस ने हटाया, तमाम चीज़ किया, उठा के ले गई, लेकिन उसने कभी किसी बच्चे के लिए एफआईआर नहीं दर्ज की। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने क्रूएलिटी के साथ बहुत दमन करने का प्रयास करती है, कोशिश करती है कि युवाओं की आवाज़ बंद हो, युवा अपनी बात को ना रखें। कम से कम कांग्रेस में चीज़ नहीं है। बीजेपी का बस एक ही चीज़ तुर्फ कार्ड चलता है हमेशा, हिंदू धर्म, हिंदू हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। ना हिंदू तब खतरे में था, ना अब खतरे में है। अब माई के लाल कोई पैदा अगर हो गया जो हिंदुओं को खत्म कर दे, बस सच्चाई ये होती, बीजेपी खतरे में होती है। तो कृपया करके ऐसे आडंबरों से, ऐसे भाषणबाजी दूर रखें। ये हिंदुस्तान है, ना हिंदू खत्म हुए थे, ना खत्म हुए हैं, ना कभी खत्म होंगे। हाँ, ये जरूर है कि फर्जी भाषण देने वाले का ना तो पहले चला है, ना अब चला है, और बहुत आने वाले समय में बहुत जल्दी वो भी नष्ट हो जाएंगे। इट्स बेटर कि हिंदू मुस्लिम की जगह एक ऐसा राष्ट्र बनाते जिस राष्ट्र में विकास की बात होती। आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसका कोई धर्म है बताइए? हम आखिरकार क्यों इतना पीछे हैं? भारत इतना पीछे क्यों है? अमेरिका से अच्छे संसाधन यहां पर हैं, क्योंकि अमेरिका टैलेंट की कदर करता है, अमेरिका रिस्पेक्ट करता है टैलेंट की, अमेरिका बात करता है विकास की, साइंस की, और हम बात करते हैं बोगस चीजों की। हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम फलाना ढमका, इसी में घुसे रहो, आगे बढ़ने मत दो देश को, अलापते रहो, अलापते रहो, कुछ नहीं होता इससे। कोई भी धर्म कभी भी किसी बच्चे को रोजगार नहीं दे सकता, कोई भी धर्म किसी बच्चे को स्वस्थ नहीं दे सकता, कोई धर्म रोड नहीं बना सकती, कोई धर्म हॉस्पिटल नहीं बना सकते, कोई धर्म लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जहां पर चीज आती है वहां पर धार्मिकता आती है, और उसके बाद शुरू होती है अंधभक्ति। आज कुछ धर्म को मानने वाले पूरे अरब में आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, आप जानते हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। लेकिन कम से कम इस चीज को तो, राजनीति से तो दूर रखो चीजों को। आपको जितना करना है चीजें करिए, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें दीजिए, अच्छा रोजगार दीजिए, अच्छा विकास दीजिए, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन लोगों को धर्मांधिका में भेकेंगे, लोगों को धर्मांध बनाएंगे, लोगों को विज्ञान की जगह धर्मांध चीजें सिखाएंगे, तो तय है कि उसके अंदर जहर आप घोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी शिक्षा की, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन नहीं। हमारे लिए एक ही चीज है कि जब ये खतरे में होंगे तो ये बोलेंगे कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। उठा के इतिहास देखिए, खतरे में कौन रहा है? सियासत करने वाले हमेशा खतरे में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तुरुप का काट चलते रहते हैं। आप सभी से यही अनुरोध है, वोट डालने से पहले अपने लिए सोचिएगा, अपने भविष्य के लिए सोचिएगा।
कि आपको वोट अपने भविष्य के लिए देनी है या नहीं देनी है, या वोट को बेचना है। किसी पार्टी को नहीं बल्कि कैंडिडेट को वोट दीजिए, उनके मैनिफेस्टो को देखिए और ये देखने का प्रयास करिए कि आपके भविष्य के लिए कौन अच्छा सोच रहा है, किसके पास कार्यनीति रणनीति है। और सबसे बड़ी बात, वोट सभी दीजिए, क्योंकि भविष्य आपको अपना खुद को तय करना है। मैं वोट डलवाने नहीं आऊँगा, मुझे अपनी वोट डालनी है, आपको अपनी वोट डालनी है। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, तो उस पर विचार करिएगा, अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।